नमस्ते। संदीप के सवाल में आपका स्वागत है। प्रोफेसर संदीप पांडे, आज काफ़ी दिनों बाद मैं और आप करने करीब एक हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया। नेहरू, चाचा नेहरू, एक समय में तो चाचा नेहरू ही कहा जाता था। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता था। अब नया निज़ाम है, नई सरकार है, इसलिए उस सबको बैकग्राउंड में हो गया है। लेकिन फिर भी स्कूल में हमने देखा, जितने बच्चों के स्कूल थे मेरे घर में, जो मेरे ग्रैंड डॉटर ग्रैंडसन के, उनके यहाँ कुछ ना कुछ आयोजन हो रहा था। तो पहली चीज तो ये कर लें कि नेहरू जी के नेता से ज्यादा उनको ये आइडेंटिफिकेशन, ये चाचा नेहरू का खिताब क्यों मिला? आप मतलब उनको आइडेंटिफाई किया गया ना बच्चों के साथ, या जी बच्चों जी के बारे में, या शिक्षा की वजह से ये चाचा नेहरू का एकदम से बात कहां से आ गई? जी आनंद जी, देखिए, नेहरू का जो योगदान है भारत को जिस तरह का देश आज हम हैं वो बनाने में, उसमें उनका जो व्यक्तित्व है उसको हम कई बार भुला देते हैं। तो उन्हें जो चाचा नेहरू का खिताब मिला, वो तो भाई जहाँ जाते थे वो बच्चों के बीच में बहुत लोकप्रिय थे और बच्चे उन्हें चाचा कहते थे, इसलिए एक तरीके से उन्हें चाचा नेहरू कहा जाने लगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि नेहरू जी का जो एक लोकतांत्रिक, एक मानवीय दृष्टिकोण था, जिस तरह का देश वो बनाना चाहते थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब एक तरीके से देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में देश की नीतियों की दिशा तय करने वाले व्यक्ति थे। 16 साल प्रधानमंत्री रहे, जो अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल है किसी प्रधानमंत्री के लिए। मतलब जब देखिए, आज से अगर तुलना करेंगे तो आज़ादी के समय में जितने बड़े बड़े नेता देश में थे, उस कद के नेता तो आज नहीं है, और इतने सारे नेता थे। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त जवाहरलाल नेहरू ही थे, इसीलिए गांधी जी ने उनका चुनाव किया। लेकिन जब तक नेहरू जिंदा रहे, तब तक कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो, इसकी कल्पना भी नहीं की गई। और जयप्रकाश के बारे में जरूर कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण को ऐसा माना जाता था कि नेहरू के बाद देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये बात दूसरी है कि वो सोशलिस्ट पार्टी में चले गए और फिर उन्होंने एक दूसरा रास्ता पकड़ लिया और उसकी संभावना कभी पैदा ही नहीं हुई। लेकिन नेहरू का की जो दृष्टि थी, नेहरू की जो सोच की गहराई थी, नेहरू का देश ही नहीं, देश में तो मुझे लगता है कि सर्व स्वीकार्य नेता थे ही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उनकी समझदारी के लिए वो जाने जाते थे। और कुछ बहुत उन्होंने बुनियादी चीज़ें की भारत के निर्माण में, जो आज तक हम जिसके लिए हमें उनके एहसानमंद होना चाहिए। अगर शिक्षा की बात करें, जो बच्चों की बात से जहाँ से बात शुरू हुई, तो उन्होंने ये तय किया कि इस देश में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। गलती सिर्फ उनसे ये हुई कि उन्होंने समान शिक्षा प्रणाली को लागू नहीं किया। नहीं तो आज दुनिया के अन्य देशों की तरह जहाँ समान शिक्षा प्रणाली लागू है, हमारे यहाँ भी 99-100% साक्षरता दर होती और कोई बच्चा बाल दास्ता का शिकार नहीं होता। लेकिन उच्च शिक्षा में जो नेहरू का योगदान है, वो आप देखिए कि तीसरी दुनिया के देशों में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें आईआईटी, एम्स, आईआईएम, इस तरह के उच्च शिक्षा के उच्च स्तरीय संस्थान हैं। मतलब ये जो संस्थान है, इनकी तुलना आप दुनिया के जो सबसे बढ़िया शैक्षणिक संस्थान होंगे उच्च शिक्षा में, वो चाहे कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो, स्टैनफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, एमआईटी हो, बर्कली हो, आप इनके साथ तुलना कर सकते हैं। ये बात। और यहाँ के कितने बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ के और फिर इन उच्च शिक्षा के संस्थानों में जाते हैं
और कई जगह वो प्रोफेसर हैं या अन्य पदों पे बैठे हुए हैं। सिर्फ एक नाम अगर कोई लें तो जैसे रघुराम राजन जी हैं, जो आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ के वो आज शिकागो में प्रोफेसर हैं और हमारे रिज़र्व बैंक के गवर्नर भी रहे। तो ये जो नेहरू का योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, ये अतुलनीय है। और दूसरी कोई सरकार, हमारे मोदी जी बहुत न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह की बात करते हैं, लेकिन उस तरह का काम कोई अभी तक नेहरू के बाद दोबारा नहीं हुआ। नहीं, मुझे एक चीज और लगती है कि शिक्षा के अलावा एक और चीज है जो उन्होंने पब्लिक सेक्टर्स को, क्योंकि मैं काम किया हुआ हूं, जो पब्लिक सेक्टर्स का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का जो कोर सेक्टर था, उसको जितनी माइन्यूटली देखा और उनको लगा कि ये सेक्टर में, मतलब जो देश सुई नहीं बनाता था, जिस देश में अपनी सुई नहीं बनती थी 1947 तक, वो देश जहाज बनाता है। मतलब तो वो एक उस दृष्टि को भी जरा बताइए कि उन्होंने, ये उनकी दृष्टि एक बड़ी दृष्टि थी कि कैसे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर सेक्टर को उन्होंने किया। ये कैसे हुआ? नहीं, मैंने तो सिर्फ शिक्षा से शुरुआत की थी। नेहरू ने बहुत सारे दूसरे बुनियादी काम भी किए, जिसमें से एक जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने भारत का विकास कैसे होगा, इसकी नीति का उन्होंने एक तरीके से शिलान्यास किया। और उन्होंने एक नहीं, मैं बीच में शायद इसलिए कर दूं, प्लानिंग कमीशन की वो बात तो आज़ादी से 10-15 साल पहले से, जब वो पहली बार अध्यक्ष बने तो उन्होंने एक प्लानिंग कमीशन की तरह एक सोच बनाई, और सुभाष चंद्र बोस भी उसमें, और इन सबको, मतलब उनका एक कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और ये कैसे होगा, देश आज़ाद होगा, इसकी तरफ एक नज़र थी उनकी शुरू से। नहीं, बिल्कुल। और जो आपकी बात बिल्कुल सही है। ये सरकार इस समय जो है, ये तो सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का नारा दे रही है, लेकिन असल में भारत को स्वावलंबी बनाने का काम तो नेहरू ने किया। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने बुनियादी चीज़ों के उत्पादन के लिए संस्थान बनाए। और चूँकि नेहरू सोच से समाजवादी थे, लोकतांत्रिक थे, तो उन्होंने पूंजीवादी रास्ता विकास का नहीं चुना। उन्होंने जितने बड़े संस्थान बनाए, चाहे वो स्टील बनाने के हों या रेल के डब्बे बनाने के हों या रेल की व्यवस्था हो या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, हाँ, मतलब किसी का नाम ले लीजिए, वो सारे संस्थान वो सरकार के नियंत्रण में रहे। और उनमें से ज़्यादातर की गुणवत्ता, मैं कहूँगा कि वो काफ़ी ठीक ठाक है। मतलब वो शायद दुनिया के बाज़ार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते होंगे, लेकिन फिर भी हमारी सारी ज़रूरतें तो वो पूरी करते ही हैं। जैसे भारतीय रेल को ही अगर ले लें, तो भारतीय रेल जैसा बड़ा संस्थान, मतलब इतने सारे लोग जहाँ काम करते हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने सारे यात्रियों को रोज़ वो सफ़र का मौका देते हैं, तो इस तरह की व्यवस्थाओं को बनाना जो देश की लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके, ये काम नेहरू ने किया। और इसमें भी उनकी कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि उनके बाद इस तरह का काम फिर किसी दूसरी सरकार या दूसरे प्रधानमंत्री ने नहीं। मैं एक छोटा सा आपसे इसलिए ले लूँ क्योंकि आप दोनों पक्ष को देखें, आप मजदूरों, एक जनरल ये होता है ना कि पब्लिक सेक्टर में बड़े इनएफिशिएंसी है, इनएफिशिएंट, पर से उसमें नहीं इनएफिशिएंसी है। जो चलाने वाले अगर इनएफिशिएंट, इस देश को चलाने वाले, इस मुल्क को चलाने वाले डिसीजन मेकर अगर इनएफिशिएंट है, तो वहाँ पे भी हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इस तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें इनएफिशिएंट थोड़े ही है, वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे हैं। नहीं, और हम ये भी देखते हैं कि सरकार में जिन संस्थानों को प्राथमिकता दी गई है और जिनको अच्छा चलने का मौका मिला है, वो अच्छे काम कर भी रहे हैं। मैंने आईआईटी का उदाहरण दिया, इसी तरीके से आप बीएचईएल को ले लें या और संस्थानों को ले लें, तो उनकी गुणवत्ता काफ़ी ठीक ठाक है। अगर हम इस बात से तुलना करें कि जो इसका विकल्प है, जो निजी क्षेत्र है, तो उसमें कोई जो लोग काम करते हैं उनकी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। जो कारखाने चल रहे हैं
वो कब छटनी कर दें, कब बंद हो जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कम से कम नेहरू ने एक ऐसी व्यवस्था दी जिसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो भी सुरक्षित महसूस कर सकें। और आप देखिए आज देश के अंदर चुनाव में पेंशन बहाली एक बड़ा मुद्दा बन गया है और बहुत सारी विपक्ष की पार्टियां ये कह रही हैं कि वो पेंशन को बहाल करेंगी। तो एक आदमी जिसको आप किसी व्यवस्था में लगाते हैं उसकी सुरक्षा की गारंटी सरकार को लेनी होती है। ये बात दूसरी है कि बहुत सारे लोग जो छूट जाते हैं सरकार की व्यवस्था से, उनके पास सरकार के लिए बहुत ठोस योजनाएं नहीं है, लेकिन उनके लिए भी योजनाएं लोक कल्याणकारी राज्य में होनी चाहिए और धीरे धीरे बन रही हैं। लेकिन ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि इसकी नींव नेहरू ने डाली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर मैं कहूँ नेहरू का, तो वो भारत को लोकतंत्र के अलावा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने का है। क्योंकि नहीं, इस पे मैं जरा एक मिनट पूछ लूं, वो भी क्लैरिटी होनी चाहिए। नेहरू जो सेकुलर थे, तो जो मैं समझता हूं कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन है जो कहता है कि सेकुलरिज्म का मतलब हम सारे धर्मों को, इसमें हमारे किसी स्टेट में कोई इंटरफियर नहीं करेगा। धर्म आपके, अभी क्या हो गया है कि अभी शायद स्टेट और धर्म का जो एक लाइन थी वो वो हट गई है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेहरू इस बात के प्रति बहुत सजग थे कि सरकार का धर्म नहीं होता, कि हाँ, सरकार का कोई धर्म नहीं होता और सरकार के किसी बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति को किसी धार्मिक कार्यक्रम में नहीं शामिल होना चाहिए। मतलब सरकारी हो, अपने घर में कुछ करना। हाँ, सरकारी पद पे रहते हुए आप व्यक्तिगत रूप से जाएं, आपका स्वागत है। तो अगर भारत आज एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और मतलब इसको पूरी कोशिश की जा रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की, लेकिन मैं समाज के स्तर की बात कर रहा हूँ। अगर समाज में आज भी लोग मिलजुल के रहते हैं, उस तरह का बंटवारा नहीं है जैसा गुजरात में हो गया है, हम देख रहे हैं, तो इसका श्रेय भी नेहरू को जाता है। क्योंकि नेहरू ने न सिर्फ ये नीति बनाई बल्कि व्यक्तिगत प्रयास किए कि ये हिंदू मुस्लिम एकता, समाज के विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच में सद्भावना कायम रहे। और मुझे याद है दिल्ली में जब दंगे हो रहे थे, देश का बंटवारा हुआ, वो एक इस तरह के प्रधानमंत्री थे जो अपनी जीप से कूद के और दंगाइयों के बीच में चले गए, बिना सुरक्षा, बिना किसी सुरक्षा के। तो यानी कि वो अपने जान को भी दांव पे लगाने को तैयार थे हिंदू मुस्लिम एकता को बचाने के लिए। तो ये मुझे लगता है उनका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि भारत एक इसकी मिसाल है कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न विचारधाराओं को मानने वाले लोग कैसे मिलजुल के रह सकते हैं। नहीं, मैं चलते चलते एक बात तो और, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ भाई, हम लोग डॉक्टर लोहिया को अपना मानते हैं कि आइडियोलॉजी उनकी हम फॉलो करते हैं, उस सोशलिस्ट। नेहरू जब अपने क्रिटिक को भी पूरा मौका देते थे अपनी बात कहने का, वो उससे भगते नहीं थे। पार्लियामेंट उन्होंने जब देश के ऊपर आक्रमण हुआ चीन का, तब पार्लियामेंट चलाई और उनके पार्लियामेंट में उनकी ये डॉक्टर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी लोग मिलकर उनकी सरकार की धज्जियां उड़ाते थे। लेकिन वो, उनको ये लगता था कि ये काम है और हर एक को स्पेस मिलता था। तो इस पे भी जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये भी लोकतंत्र की एक मजबूत बात थी, उनका विश्वास था इस तरह के लोकतंत्र में। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि नेहरू असल में सोच से लोकतांत्रिक थे और लोकतंत्र में लोगों को असहमति जताने का मौका मिलना चाहिए, इस बात का वो सम्मान करते थे। और यही वजह है कि कई मुद्दों पे उनके अपने साथियों से मतभेद थे। जैसे कि आप हिंदू कोड बिल ले लें, इस पे उनके अपने राष्ट्रपति से ही मतभेद थे और लोकसभा के स्पीकर से मतभेद थे। लेकिन वो कोशिश करते थे कि सबके बीच में एक आम राय बना के, बहस करके और चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। तो कम से कम जो उनके बाद की सरकारें रहीं और इस समय जो सरकार है उसकी तुलना में तो वो, उनकी दृष्टि बहुत व्यापक थी, उनका हृदय बहुत विशाल था और अपने आलोचकों को भी उन्होंने मौका दिया। और मौका ही नहीं दिया, मैं तो ये भी कहूँगा कि जो उन्होंने सरकार बनाई उसमें आप देखिए ऐसे लोगों को भी शामिल किया जो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, जिनको
कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो शामिल करते, लेकिन नहीं, फिर भी- मुखर विरोधी थे भाई जो हाँ उनको। हाँ, मतलब चाहे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, सबको रखा। सबको उन्होंने रखा। तो ये भी उनके एक व्यक्तित्व का बहुत बड़ा पहलू है कि उनके जैसा नेता, उनके जैसे लोकतांत्रिक नेता मुझे लगता है जो इतने शीर्ष पद पे रहा हो, उस तरह का तो भारत ने फिर दोबारा नहीं देखा कोई। और एक आखिरी बात कह के ज़रूर मैं चाहूँगा कि उसका भी जिक्र हो जाए समापन के पहले। दुनिया के स्तर पे नेहरू की बहुत इज्जत थी, क्योंकि उन्होंने ये बात रखी कि जो दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियाँ थी उससे अलग एक गुट निरपेक्ष आंदोलन उन्होंने खड़ा किया, टीटो के साथ मिलके, अनवर सादात के साथ मिलके। और मुझे जो दूसरे देशों की यात्राएं करने का मौका मिला है, तो गांधी के बाद यदि कोई दूसरा भारतीय नेता सबसे लोकप्रिय है पूरी दुनिया में, तो वो नेहरू ही है। आप अगर नेल्सन मंडेला की किताब पढ़ें तो वो कहते हैं कि मैं गांधी का इतना बड़ा फ़ैन नहीं था जितना मैं नेहरू का था। और यही बात मैंने जब मैं फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के शिविर में गया दमिश्क सीरिया में, तो वहाँ भी मैंने गांधी के साथ साथ नेहरू की भी प्रशंसा सुनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संदीप पांडे। और ये हम लोग का नेहरू भी उतने ही बड़े आइकॉन, कितना लिखा, 9 साल से ज़्यादा जेल रहे और कितना लिखा है नेहरू ने। मतलब अगर नेहरू को समझना है तो नेहरू की चीज़ें पढ़ लीजिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लेके इस देश के इतिहास को। मेरे लिए हम सब लोगों की सबसे यही है कि 14 नवंबर को उनको याद कर लिया करें। चाचा नेहरू बच्चों के लिए बहुत बड़ी एक बात हुआ करती थी। देश को एक नई दिशा देने की उन्होंने ज़रूर अपने तरफ से भरपूर प्रयास किया था, और आज भी हम लोग शायद उसी वजह से उस रास्ते पे चल रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।